हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि सिलेबस के कंप्लीट होने के बाद हम कुछ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, हर एक चैप्टर की पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि हमारा बोर्ड एग्जाम अच्छा हो सके। थोड़ा सा नॉलेज एक्स्ट्रा करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे बोर्ड में कई बार हुआ है कि कुछ नीट और एम्स के क्वेश्चंस भी डाल दिए जाते हैं, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे जिससे आप कॉम्पिटिटिव भी तैयार हो सके। तो जैसा कि लास्ट चैप्टर भी हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स था और आज हम अपने नए चैप्टर पे आते हैं जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे आईएससी और नीट के क्वेश्चंस। लेकिन उसके पहले हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जैसा कि हर एक लेक्चर में थ्योरेटिकल पार्ट से लेकर के अब प्रैक्टिस अगर बात करें क्वेश्चंस की, तो आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू आपके साथ लगा हुआ है, बना रहेगा चैप्टर के एंड तक, जब तक हमारा सिलेबस फिनिश नहीं होता है। अपना प्रॉमिस पूरा करो। आपको भी वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सबसे बड़ी चीज की आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करें, क्वेश्चंस को देखें, वीडियो को पॉज करके रख लें, ऑप्शन देखें, बीच बीच में क्वेश्चंस मैं खुद ऐसे दे दूंगा जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगे, लेकिन आंसर मैं बता के चलूंगा। और आप याद रखिएगा, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि आईएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े पढ़े मिलेंगे, आपको नीट क्वेश्चन भी अटैच से रहेंगे। ठीक है, तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड not in flowering plants, it's only human reproduction. Okay guys, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर हम फिनिश कर चुके थे। यहाँ पर एंड का कोई मतलब नहीं है और कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे अपने बोर्ड के क्वेश्चंस को जो हमारे लिए जरूरी है। आईएससी, मेरे भाई आईएससी कहाँ हो, आ जाओ जल्दी से। चलिए 2022 सेमेस्टर का, बिकॉज उसमें कोरोना टाइम चल रहा था, लेकिन क्वेश्चन मैंने लिए हैं अच्छे क्वेश्चंस। The transparent non-cellular layer of the ovum is called, the transparent non-cellular layer of ovum is called zona pellucida, theca externa, corona radiata या granulosa। देखिए नॉन सेलुलर है, यानी सेल का बना हुआ नहीं है और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट जो लेयर हमारी है वो है जोना पेलुसिडा। आप अगर ध्यान से समझेंगे तो याद रखना होगा कि हमारी जो ओवम होती थी, उस ओवम के बाहर की तरफ जो लेयर होती थी वो जोना पेलुसिडा होती थी, ट्रांसपेरेंट लेयर। देन उसके बाद सेलुलर स्ट्रक्चर होते थे जिसे हम ग्रेनुलोसा, कोरोना रेडियाटा कहते थे। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या है, जोना पेलुसिडा। आंसर आपको नीचे दिया भी मैंने लिख दिए हैं, इससे आपको आसानी रहेगी। If the fallopian tubes in the human reproductive system get blocked, the gametes will not be transferred from। यार अगर fallopian tube human reproductive system में ब्लॉक हो जाए तो ट्रांसफर कहाँ नहीं हो पाएगी, यूट्रस तक नहीं जा पाएगी ना। तो ओवरी टू यूट्रस, ये तो एपिडाइमिस मेल का है पार्ट, वास डिफरेंस मेल का है पार्ट, यूट्रस टू ओवरी नहीं भैया, ओवरी टू यूट्रस नहीं जा पाएगा हमारा एग से। ओके, मोरुला इज अ सॉलिड बॉल ऑफ ब्लास्टोमर्स। जब जाइगोट डिवाइड होता है, जाइगोट में क्लीवेज होता है, तो एक जाइगोट जब डिवाइड करता है, दो सेल, 3 ऐसे 4 18 16 करके हमारा सेल बनती रहती है। तो 16 सेल जब स्टेज पहुंचता है, और ये जो सेल है, इन सेल को नाम क्या दे रहे हैं, ब्लास्टोमर। इन सेल को नाम दे रहे हैं ब्लास्टोमर। और जब ग्रुप ऑफ ब्लास्टोमर हो जाता है, 16 ब्लास्टोमर हो जाती हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोरुला। तो यहाँ पर आंसर हमारा बी होगा, यानी 16 सेल्ड स्टेज इज कॉल्ड मोरुला। Which of the following animals does not have ओएस्टस साइकिल। देखिए एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक होता है ओएस्टस साइकिल। देखिए ओएस्टस साइकिल जो होता है ये सीजनल ब्रीडर्स में पाया जाता है, लाइक काउ, बफेलो, क्योंकि आप देखते होंगे वो भी पूरे साल उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती बेबी करने की, है ना। लेकिन हम ह्यूमंस में तो हम कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना। तो ओएस्टस साइकिल एक सीजनल साइकिल है। तो कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव ओएस्टस साइकिल।
भेड़ में भी एस्ट्रोसाइकिल होगी, डॉग्स में भी होगी, लेकिन एप्स यानी कि मंकी ये सब सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, सबके सब सीजनल ब्रीडर्स हैं, लेकिन एप्स हम इंसानों के जैसा है, इसलिए आंसर हमारा एप्स होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन? देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन की स्पर्मेटोजेनेसिस वाले चैप्टर में टॉपिक में 3-4 ऐसी चीजें आती हैं जहां पर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस एंड एक टॉपिक और था कैपासिएशन। बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। हाँ चलिए देखते हैं, कंफ्यूजन दूर करते हैं। कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन? स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस है? इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड। अच्छा भाई, उसको तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं भाई। While in spermiation spermatozoa are formed, गलत जवाब। In spermiogenesis, पहला गलत हो गया पॉइंट। In spermiogenesis spermatozoa are formed, while in spermiation spermatids are formed. In spermiogenesis spermatozoa are released from the cells of Sertoli, while in spermiation spermatozoa formed. आपका आंसर सी यहाँ पे सही होगा। सी आंसर पे आप टिक कर लीजिएगा। अगला कुछ चलते हैं, आईएससी पे ये भी चल रहा है हम लोग को, और कहीं नहीं कूदेंगे हम, आईएससी बात करेंगे। तो आ जाइए आईएससी क्वेश्चन ये, गिव अ साइंटिफिक टर्म फॉर द सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ सेक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। आईएससी 2015 का क्वेश्चन है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ क्या है भैया? फैलोपियन ट्यूब। देखिए फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन ट्यूब है तो बेटा हम जब सर्जिकल रिमूव करते हैं ट्यूब लग के ट्यूबेक्टोमी कर देते हैं, ट्यूबेक्टोमी। तो क्या आ जाएगा आंसर? ट्यूबेक्टोमी। डिफरेंशिएट बिटवीन द फर्टिलाइजेशन एंड इंसेमिनेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है बेटा? फ्यूजन होता है टू गैमीट्स का, अपोजिट गैमीट्स का, और इंसेमिनेशन का मतलब रिलीजिंग ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइनल ट्रैक्ट। देखिए फर्टिलाइजिंग द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट बाय इंसेमिनेशन द डिपोजिशन ऑफ द सीमेन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मॉरुला एंड ब्लास्टुला। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि 16 सेल स्टेज को हम मॉरुला कहते हैं, और ये जब मॉरुला यूट्रस में पहुंचता है, इम्प्लांट करता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। चलिए आंसर पढ़ लेते हैं। The main difference between the morula and blastoma is the morula is a spherical mass of blastoma which are formed following the splitting of zygote, whereas blastula is an early development stage of the embryo consisting of a spherical layer of cells filled with fluid. Okay? ISC 2013 का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड पार्टूरेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जब हमारा ब्लास्टुला, हमारा जाइगोट अटैच हो जाता है यूट्रस में, तो ये प्रोसेस है इम्प्लांटेशन का। पार्टूरेशन का क्या है? द इजेक्शन ऑफ मैच्योर फीटस फ्रॉम द वेजाइनल ट्रैक्ट outside of the body is called parturition, यानी जिसे हम कहते हैं डिलीवरी, कॉमन टर्म में वो parturition है। आंसर आपके सामने है। Implantation is the attachment of embryo to the uterus for taking nutrients from maternal blood, while the birth of baby, expulsion from mother's body is called parturition. Next question, ISC 2014 का, differentiate between hormones of ओव्यूलेटरी फेज एंड हार्मोन्स ऑफ ल्यूटियल फेज। देखिए ओव्यूलेटरी फेज का मतलब जब हमारे फॉलिकल डेवलप कर रही होती है, तो हमारे जो हमारी ओव्यूल है ना, ओव्यूलेटरी सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स, उनसे निकलने वाला हार्मोन्स, और ल्यूटियल मतलब कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो देखिए इन ओव्यूलेटरी फेज, जब ओव्यूलेटरी फेज होता है, जब ओवम को रिलीज होना होता है, तो हमारे ब्रेन से एलएच एंड एफएसएच हार्मोन्स मैक्सिमम लेवल पे जाते हैं। अभी इस ग्राफ में मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। While in luteal phase, the LH and FSH, देखिए LH का क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। ये LH मैक्सिमम लेवल पर होगा कब? जब ओवम रिलीज होने वाली होती है, क्योंकि ये ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर करने के लिए ऑर्डर देता है। एंड FSH लेवल क्या होगा? कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फॉलिकल बन चुकी है, अब FSH जरूरत नहीं है। FSH का मेन फंक्शन है फॉलिकल बनाने के लिए स्टिमुलेट करना, कि फॉलिकल बने। LH का फंक्शन है जब फॉलिकल मैच्योर हो जाए तो ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर करने का काम करे। नेम द सेल रिस्पांसिबल फॉर सिक्रेटिंग
टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, तो भैया लीडिक सेल्स होती हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है लीडिक सेल्स का। देखिए टेस्टिस में दो टाइप की सेल्स है, लीडिक सेल्स होती हैं, एक होती है सेल्स ऑफ सर्टोली। लीडिक सेल्स जो होती है ये टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करती है, जबकि सेल्स ऑफ सर्टोली न्यूट्रिशन देती हैं हमारे स्पर्मेटोजोआ को। चलते हैं नेक्स्ट आईएससी के क्वेश्चन पे। आईएससी में आगे चले तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। नेम द फीटल मेम्ब्रेन इन अ मैमल। फीटल मेम्ब्रेन, मैमल्स में जो फीटस होता है वो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, उस मेम्ब्रेन का नाम है। तो देखिए 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं बेसिकली, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइड, एंड उसके अंदर होता है यॉर्क सैक। तो 3 लेकर याद रखनी है। और अभी तक बोर्ड जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो एमनियन में पूछता है, क्योंकि ये फीटस का देखा जाए तो इनर मोस्ट लेयर है एमनियन, और इसी के अंदर फ्लूइड फिल होता है, उसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आईएससी का विभिन्न का क्वेश्चन। गिव टू फंक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। देखिए एमनियोटिक फ्लूइड आ गया है। तो देखिए एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, जैसे कि आप कोई एक रूम में हो और उस रूम में आपको पानी से भरे रूम में रख दिया जाए, तो आप रूम पे अगर कोई धक्का लगता है तो पहले पानी पे जाएगा वो। सेम ऐसा जो हमारा बेबी होता है फ्लूइड में तैरता रहता है, और वो फ्लूइड जो होता है वो फ्लूइड क्या करता है, उस फ्लूइड एक्सटर्नल जर्क से बचाता है। मतलब मदर को झटके लग रहा है, चल रही है मदर, तो बेबी को झटका न लगे, बेबी को नरिश देता है, मॉइस्चर बनाए रखता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है फायदे। इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर टू प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी, बोला था। इट मेंटेन द फीटल टेम्परेचर, फीटल के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, गर्म है, वार्म रखे हुए बेबी को। ठीक है, आईएससी 2005 का क्वेश्चन है, व्हिच एपिथेलियम लाइंस आर द फैलोपियन ट्यूब। कौन सी फैलोपियन ट्यूब पे, देखिए फैलोपियन ट्यूब क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब पे सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, इसे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे पाया जाता है। तो ये क्या करती है, ओवम को एक डायरेक्शन में भेजने का काम करती है। क्लियर, mention the most significant role of Sertoli cells। क्या है, these cells provide nutrition to the developing spermatids। spermatids को कहता है नरिश करता है, उसको मैच्योर करने का काम करता है। Give reason testes descend into the scrotum before birth। हमारे बर्थ होने के पहले ही हमारा स्क्रोटम जो होता है उसमें हमारे टेस्टिस आ जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में, फीटल कंडीशन पे हमारे जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन में रहते हैं, और टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए, बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए। तो क्या करता है ये, कि बर्थ के पहले आपके टेस्टिस बाहर आ जाते हैं स्क्रोटम में। क्यों, बॉडी से दूर रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। The testes normally descend from the pelvic cavity into the scrotum before birth. If they fall to descend, the time spermatogenesis begins in the child, the sperm will be damaged by the high temperature in the body cavity। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे एक जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन की मैंने बात कही थी आपसे, वो क्वेश्चन उठाता हूँ। एक क्वेश्चन डायग्रामेटिक देख लीजिए। तो 2022 का क्वेश्चन थी, स्पर्मेटोगोनिया थी, स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ, देन 2 सेल्स बनी, देन मियोसिस सेकंड स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर मियोसिस को ना समझे तो देखिए यहाँ पर पहला जो फेज चलता है ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन फेज है। मैं राइट कर देता हूँ, ये जो फर्स्ट फेज है ये मल्टीप्लिकेशन फेज चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन फेज है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ये खूब सारी हमारी जो स्पर्मेटोगोनिया है डिवाइड करके खूब सारे स्पर्मेटोगोनिया बना लेती है, मदर स्पर्मेटोगोनिया जिनसे कि स्पर्म बनने वाले हैं। देन दूसरे फेज में ग्रोथ करता है, अपना साइज को बढ़ाती है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में ये अपने आप को साइज, साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, क्योंकि डिवीजन का टाइम आ रहा है, स्पर्म बनने का टाइम आ रहा है। देन देखिए पी पे क्या हुआ, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ। अब देखिए फर्स्ट के बाद 2 हमारे बन गए, अब देखिए इसके बाद हमारे सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकंड मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। अब देखिए during the multiplication phase the sperm mother cell divides mitotically and form। multiplication phase sperm mother cell divide and mitotically बनाती क्या है, स्पर्मेटोगोनिया या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटिड। देखिए यहाँ पर हमारा क्या बनता है, ढेर सारे स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे। The role of gonadotropin releasing hormone is to stimulate the production of
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी GRH is to stimulate the production of गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या बनाएगा? ओके हमारा to stimulate the production of FSH and LH. Choose the correct label for the structure marked P and R. P is the primary spermatocytes, Q secondary था, R क्या हो जाएगा हमारा? Spermatids. ठीक है, ये आपका आंसर होगा. Pre primary spermatocyte and R spermatid. ये spermatid बनाएंगे spermatozoa. क्लियर? ये हमारा आंसर हो गया. The energy for the movement of the sperm tails come from the अच्छे जानते हैं sperm के नेक पे पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. नेक पे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. तो आंसर आ गया ए माइटोकॉन्ड्रिया. चलिए अब आते हैं बात हम थोड़ा सा मीट की लेवल पे चलेंगे. एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ये भी देख लीजिए. अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट. ठीक है अब देखते हैं ये 15 डे यानी ये डे हम बेसिकली मान लेते हैं ओव्यूलेटरी. हालांकि 14 डे होता है ये ओव्यूलेटरी डे हो गया. अब ओव्यूलेटरी डे में देखिए प्रोजेस्टेरॉन अभी कम था, एस्ट्रोजन ज्यादा था क्योंकि एस्ट्रोजन रिप्रोडक्टिव पाथ को फिट रखता है. प्रोजेस्टेरॉन की भी जरूरत नहीं क्योंकि एग अभी फर्टिलाइज नहीं हुआ है. एग जब फर्टिलाइज होता है तो यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का होना जरूरी होता है. इसलिए देखिए प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है बढ़ गया. एस्ट्रोजन पहले बढ़ा था, बाद में एस्ट्रोजन घटेगा. ठीक है ये हमारा जो हार्मोन है ओवेरियन हार्मोन है. एग्जाम में क्या किया था बेटा कि इस चीज को हाइड कर दिया जाता है. जैसे मैं हाइड करने जा रहा हूँ, ये लिया मैंने, इसको हाइड कर दिया. मैंने हाइड कर दिया, मैंने इसको भी हाइड कर दिया. ठीक है अब आपको क्या कर देगा इस जगह पे, इसे ए मार्क कर देगा, इसे बी मार्क कर देगा. अब आपसे कहेगा आइडेंटिफाई करिए ए क्या है और बी क्या है. तो क्या करना है आपको 15 दे के देखना है, 14 दे भी दे सकता है. इस पे देखना है आपको देखना है कि इस डे के पहले कम कौन सा है. आप देख रहे बी वाला कम है. अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की जरूरत तब है जब एग फर्टिलाइज हो जाए यानी जाइगोट बन जाए. तो पहले गिरना इसका जरूरी है ही नहीं है. लेकिन फॉलिकल को मैच्योर होना है, ग्रेफियन फॉलिकल को मैच्योर होना है, उसके लिए क्योंकि ओव्यूलेशन अभी नहीं हुआ है, मैच्योर होना है, उसके लिए ए की जरूरत पड़ेगी. तो हम दिमाग लगा देते हैं हमारा बी क्या हो जाएगा, बी हो गया हमारा क्योंकि बी बढ़ ही नहीं रहा 15 के पहले. तो ये प्रोजेस्टेरॉन है. ए हमारा पहले 15 के पहले फॉलिकल को बनना जरूरी है, फॉलिकल का मैच्योर होना जरूरी है. तो ये हमारा हो गया एस्ट्रोजन. आपसे पूछ सकता है कि बी किस जगह से किस स्ट्रक्चर से रिलीज होता है. तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम से. एस्ट्रोजन फॉलिकुलर सेल से. दोनों ही इसके हार्मोन है ओवेरियन. अब यहीं पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता हूं. अगर मैं एक फ्लोचार्ट बना देता हूं ऐसे एक ग्राफ, ये हमारा 15 डे है और मैंने क्या किया एक हार्मोन लिया, उस हार्मोन को मैंने पहले ज्यादा रखा देन 15 डेज कम कर दिया. दूसरा मैंने एक हार्मोन लिया, मैंने उसको पहले कम रखा देन मैंने बाद में उसको 15 डे के बाद ज्यादा कर दिया. अब आपसे कहूं कि ये दो ए एंड बी ये पिट्यूटरी हार्मोन है. पिट्यूटरी हार्मोन है और पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक एफएसएच और एक एलएच. एफएसएच और एलएच दो हार्मोन हो गए. ठीक है अब आपको पता है फॉलिकल बनने के लिए फॉलिकुलर एफएसएच का होना जरूरी ज्यादा. तो ए 15 डे पे क्या है ज्यादा है यानी फॉलिकल बनना जरूरी है. तो ये ए हो गया एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ढेर सारे फॉलिकल बन जाए और 15 डे के बाद फॉलिकल मैच्योर हो गए तो फॉलिकल को रप्चर करना है. तो रप्चर करने के लिए हमारा हार्मोन जिम्मेदार होता है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. तो हमारा एफएसएच हो गया और क्या हो गया एलएच. तो ये हमारा पिट्यूटरी हार्मोन हो गया, ये हमारा ओवेरियन हार्मोन हो गया. दो हार्मोन हमारे हो गए. तो ये हार्मोन बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम के लिए, पहले बता देता हूं. चलिए आगे चलते हैं.
अब हम नीट और उस पर बात करते हैं, ठीक है। देखो कैपासिएशन, कैपासिएशन कैपासिएशन रिफर्स टू चेंजेस इन द, कैपासिएशन रिफर्स करता है चेंजेस इन द ओवम। ओवम का मतलब ही नहीं बेटा, कैपासिएशन हमारे स्पर्म का पार्ट है, हमारे स्पर्म के अंदर की मैकेनिज्म है। तो ये तो गए, ये भी गए, स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन गए, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले हमारे स्पर्म को रेडी होना पड़ता है। तो रेडी होने के लिए उसके बॉडी पे जो हेड पे कैल्शियम के पार्टिकल्स है वो रिमूव किए जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपासिएशन। तो आंसर विल बी डी, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स during gametogenesis is normally diploid? Which of the following cells during gametogenesis, gametogenesis यानी गैमीट के फॉर्मेशन के समय कौन सी चीज डिप्लॉयड होती है? स्पर्मेटिड, नो, स्पर्मेट कभी डिप्लॉयड नहीं होता है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया सेकेंडरी पोलर बॉडी, ये भी नहीं होती, ये भी नहीं। स्पर्मेटोगोनिया ये डिप्लॉयड होती है। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनते हैं, तो जो मदर सेल है स्पर्मेटोगोनिया है ये डिप्लॉयड होगी। आफ्टर दैट जब इसमें डिवीजन होता है मेयोसिस, तब बनते हैं हमारे स्पर्म और वो होते हैं हैप्लॉइड। AIPMT 2015 क्वेश्चन, हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ हाइस्टेरेक्टोमी। देखिए वास्ट डिफरेंस को जब आप रिमूव करते हैं तो बोलते हैं वैसेक्टोमी। मेमोरी ग्लैंड्स रिमूव करते हैं, देखिए हिस्टेरेक्टोमी क्वेश्चन अच्छे से देखिए, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। देखिए हिस्टेरेक्टोमी यूज किया जाता है यूट्रस के लिए, हमारा आंसर यूट्रस होगा। क्या होता है कि जब 45-50 के बाद हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, मेनोपॉज हो जाता है, ऐसी कंडीशन पे यूट्रस नॉन फंक्शन हो जाता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि ये इरिटेशन क्रिएट करता है, तो कई ऐसे हैं जो उनमें यूट्रस गार्ड बन जाती है, उसको बॉडी के बाहर रिमूव करना जरूरी होता है, तो कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। तो यूट्रस को बाहर करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो टर्म यूज करते हैं हिस्टेरेक्टोटॉमी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। हमारे नीट का क्वेश्चंस होते हैं, एम्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा है, एम्स के क्वेश्चन को मिस नहीं करते, अच्छा क्वेश्चन आते हैं। CPMT 2001 सिंपल क्वेश्चन होगा। प्रोजेस्टेरॉन इज सीक्रेटेड बाय, बच्चा जानता है कि प्रोजेस्टेरॉन किससे निकलेगा? कॉर्पस ल्यूटियम से। अभी हम लोग पढ़ के ही आए पीछे कि कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाला जो हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है। देखिए एम्स का क्वेश्चन, सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ वुमन इज कॉल्ड। सेसेशन का मतलब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकने को क्या बोलेंगे? मेनोपॉज। एज होती है 45 से 50 के बीच में। आंसर डी, मेनोपॉज। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व कर लेना है, जितने ज्यादा क्वेश्चन उतनी अच्छी प्रैक्टिस। क्वेश्चन दे रहा है AIPMT 2014 का, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल। द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम। देखिए टर्मिनल का मतलब एकदम टर्मिनल स्टार्टिंग का पार्ट, तो बेटा वो यूरेथ्रा होता है, जहां से जो पेनिस के पास है, जहां से स्पर्म क्या होता है बाहर निकल जाते हैं। AIPMT 2014, the main function of mammalian corpus luteum is produced। अभी सॉल्व करके आए पीछे, corpus luteum यूज करता है प्रोजेस्टेरॉन को। एम्स 2014 का क्वेश्चन, LH and FSH level during human menstrual cycle increase on। कब LH और FSH बढ़ जाता है? तो बेटा LH का जो बढ़ना है, ये LH हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जो ओवरी को रप्चर करने का काम करता है, हमारे ग्राफेन फॉलिकल को रप्चर करने का काम करता है, जिससे कि हमारे सेकेंडरी ओसाइड रिलीज हो सके। तो 14th डे पर ये घटना घटती है, 14 डे पे LH हाई हो जाता है और इसलिए 14 या 15 डे पर XL बाहर रिलीज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बोथ, एम्स का क्वेश्चन है 2003 का, बोथ corpus luteum and macula lutea are, corpus luteum and macula lutea are found in human ovaries, a source of hormone characteristic by yellow color, no contributory in maintaining pregnancy, नहीं, found in human ovary। ये है क्या? बड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए ग्राफेन फॉलिकल ही
जाइगोट के बनने के बाद एक येलो बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और इस कॉर्पस ल्यूटियम से हार्मोन रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुई है तो ये क्या होता है, ये बेकार हो जाता है, डिजेनरेट होता है, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मैकुला ल्यूटिया। तो दोनों ही एक सेल, एक ही स्ट्रक्चर है, बस एक है, ये अगर फर्टिलाइज हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन बनेगा, ये रिलीज करेगा, और नहीं तो मैकुला ल्यूटिया। तो आंसर हमारा पहला है, फाउंड इन ह्यूमन ओवरीज। Second question, the phase of menstrual cycle in humans that lasts for 7 to 8 days, 7 से 8 दिन की कौन सा प्रोसेस चलता है? देखिए, सबसे पहला होता है आपका ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, उसको हम बेसिकली 3 to 5 डेज का मानते हैं। देन 5 to 14th डे ये हमारा फॉलिकुलर फेज होता है, 14th डे हमारा ओव्यूलेटरी फेज होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर जाएगा, अगर आप देखें तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी कि 9 हो गया, यानी 7 to 8 डेज जो आपको जाएगा वो मेंस्ट्रुएशन फेज जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। कहते हैं काउपर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन सीपीएमटी 1997 का बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, 1997 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि काउपर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, तो काउपर्स ग्लैंड किसमें प्रेजेंट होता है? कॉकरोच, अर्थवर्म, रैबिट और फ्रॉग। तो देखिए जो हमारा काउपर्स ग्लैंड है, क्योंकि रैबिट हमारा एक मैमल है और इस मैमल में काउपर्स ग्लैंड पाई जाएगी, फ्रॉग हमारे एम्फीबियंस हैं। एम 2009 का क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट that act on the corpus luteum in the ovary, stimulating the body to produce estrogen and progesterone to maintain the uterine lining. Which of the following hormones secreted by the implanted blastocyst? यानी जो हमारा implanted blastocyst है वो भी एक हार्मोन रिलीज कर रहा है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो देखिए एस्ट्रोजन तो हमारा रिलीज होता है एक्ट एज द कॉर्पस लूटियम इन द ओवरी, स्टिमुलेटिंग द बॉडी प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन टू मेंटेन द यूटेराइन लाइनिंग। यहाँ पर जो आपका हार्मोन आ गया ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। स्टिमुलेटिंग द बॉडी, यहाँ पे दिमाग नहीं है, स्टिमुलेटिंग द बॉडी टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करने देता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं है। टू मेंटेन द यूटेराइन लिमिट, तो यहाँ पर आपको जो आएगा वो जाएगा क्वेश्चन एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे हमारा प्लेसेंटा बनेगा उस प्लेसेंटा से हार्मोन रिलीज किया जाता है। Among the following stem cells which are found in the umbilical cord, among the following stem cells, तो देखिए यहाँ पे स्टेम सेल्स होती है वो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड में पाई जाती हैं। ऑप्शंस थोड़ा सा अलग है, तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एम 2010 का क्वेश्चन, इन oocyte सेकंड मैचुरेशन डिवीजन अकर्स इन, oocyte में सेकंड मैचुरेशन डिवीजन कब होता है? ओवरी में, एब्डोमिनल कैविटी में, फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में? तो आंसर यहाँ पर होता है फैलोपियन ट्यूब में। जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है उस समय इसका सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और ह्यूमन हमारे स्पर्म का जो क्रोमोसोम हो जाकर के पेयरिंग करता है। एम 2010 का दूसरा क्वेश्चन है, अ ह्यूमन फीमेल इज बोर्न विद इन अ मिलियन ऑफ प्राइमरी oocytes at the time of the birth, but only some 500 eggs get a change into of maturity. What is the destiny of the rest of the egg? जब एक फीमेल बेबी के एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे ही उसमें मिलियंस हमारे प्राइमरी जो हमारी उगोनिया है इनका फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन उनमें से अप्रोक्सीमेटली 500 ही उगोनिया मैच्योर होकर के एक एग सेल बन पाती हैं। क्या डेस्टिनी है इसके पीछे, क्या कारण है? पहला कारण कहते हैं रेस्ट ऑफ एग्स डिफरेंशिएट बैक टू थीकल एंड ग्रैनुलोसा सेल्स। रेस्ट ऑफ एग्स नर्चर द डोमिनेंट फॉलिकुलर सेल्स, काफी मैच करता हुआ आंसर है। रेस्ट ऑफ एग्स मूव आउट ऑफ द ओवरी एंड डिस्ट्रॉयड ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। रेस्ट ऑफ द एग्स ब्रेक डाउन एंड आर एब्सॉर्ब्ड। देखिए यहाँ पर जो आंसर है 171 पे हम जाते हैं।
of the eggs break down and are absorbed degenerative follicular at रेशा, यहाँ पर ये आंसर है हमारा डी। जो हमारे बचे कुचे जो एग सेल हैं, ये एग सेल डिजेनरेट हो जाते हैं और वहीं की सेल्स के थ्रू क्या होते हैं, एब्सॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एएफएमसी, अच्छा खासा एफएमसी का पेपर होता है। कह रहा है फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ द oogenesis। तो भाई जब फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है तभी हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, तो यहाँ पर आंसर है ए। CPMT 2009, which one of the following gives nourishment to the spermatozoons? स्पर्मेटोजोन्स को नरिश करने का काम ये क्वेश्चन पे सॉल्व कर चुके हैं। सेल्स ऑफ सर्टोली करते हैं, देखते हैं ऑप्शन में है सर्टोली सेल्स, ये पे है, यहाँ पे सी होगा तो सही हो जाएगा। Which layer develops first during embryonic development? पहली लेयर कौन सी बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, बोथ हैं। देखिए आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, वो हमेशा हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर है एक्टोडर्म होती है। सबसे पहली लेयर बाहर की तरफ एक्टोडर्म, उसके बाद मेसोडर्म बनती है और थर्ड हमारी एंडोडर्म है। और एंडोडर्म इनर मोस्ट है, तो सिंपल सी बात है जो इनर है वो पहले बनेगी, यानी एंडोडर्म पहले बनेगी, ये पहले बनेगी, देन मेसोडर्म, देन एक्टोडर्म। तो आंसर आपका आता है क्या, एंडोडर्म पहले बनने वाली लेयर है। अच्छा क्वेश्चन था। अब आ जाइए नीट पे थोड़ा सा। नीट 2020 का क्वेश्चन है, कह रहा है meiotic division of the secondary oocyte is completed. Meiotic division of the secondary oocyte, okay, is completed at the time of copulation, after zygote नहीं, at the time of fusion of sperm and ovum। अभी पीछे क्वेश्चन करके आए हम लोग, सेकेंड meiotic division कहाँ पे कंप्लीट होता है, फैलोपियन ट्यूब में। सिंपल सी बात है, फैलोपियन ट्यूब में होगा फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पर हमारा आंसर सी है। 2014 का क्वेश्चन, नीट 2021, receptors for sperm binding in mammals are present on। receptors for sperm binding, corona radiata, vitelline membrane, प्रीविटेलाइन स्पेस या जोना पेलुसिडा। तो भाई रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग, स्पर्म को बाइंड करने के लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो रिसेप्टर्स कहां पाए जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अच्छे से आज सारे ऑप्शन देखिए, कोरोना रेडियाटा, विटेलाइन मेम्ब्रेन, पेरिवेरिन। देखिए जोना पेलुसिडा, क्योंकि जो जोना पेलुसिडा है ये इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है, कोरोना रेडियाटा तो हमारे ग्रैनुलोसा सेल्स की बनी होती है, आउटर मोस्ट है, उसको तो पारी कर जाता है हमारा स्पर्म, लेकिन आके टकराता कहां पर है, जोना पेलुसिडा से। तो जोना पेलुसिडा एक मेम्ब्रेन है ट्रांसपेरेंट, उस पे प्रोटीन्स पाई जाती है और वही रिसेप्टर्स होते हैं जो स्पर्म को बाइंड करते हैं अपने साथ। नीट 2021 का क्वेश्चन, which of these is not an important component of इनिशिएशन ऑफ पार्टुलेशन इन ह्यूमंस। पार्टुलेशन का मतलब होता है बेबी को डिलीवर करना, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, बर्थ करना। तो कह रहा कौन सा इसमें कंपोनेंट पार्टुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पर बेटा आपका आंसर होगा ए, क्योंकि अब जब पार्टुलेशन होने वाला है तो एस्ट्रोजन की क्या जरूरत, प्रोजेस्टेरॉन की क्या जरूरत, क्योंकि अब तो हमारा बेबी क्या हो रहा है, डिलीवर होने वाला है। 2021 का क्वेश्चन, which of the following secretes the hormone relaxin during the later phase of pregnancy? ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पर देखिए मैं सीधे आंसर बताऊं, रिलैक्सिन बेसिकली हमारे प्लेसेंटा से निकलने वाला हार्मोन है। प्लेसेंटा से एक हार्मोन रिलीज होता है, इसे रिलैक्सिन कहते हैं। ये क्या करता है, बेबी को डिलीवर करने के लिए अच्छा खासा माहौल देगा और लेटर फेज यूट्रस को जो काफी स्ट्रेच हो चुकी है उसको रिलैक्स करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। चलिए एक क्वेश्चन पे और बात कर लेते हैं, हमारा जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नीट पे। ये नीट पे दो क्वेश्चन आ गए। ओके, क्वेश्चन इज given below are two statements. Statement first, the release of sperms into the seminiferous tubules is called spermation. Okay, statement second, spermiogenesis is the process of formation of sperm from spermatogonia. In the light of the above statement यूज करना है। नीट 2022 का क्वेश्चन है, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा था रिलीजिंग ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मेशन, दोनों ही जब स्टेटमेंट 2 दिख रहा है। आंसर ये 2018 का क्वेश्चन, at which stage of the life the oogenesis process is initiated?
ओजेनेसिस मतलब होता है ओवम का बनना। किस जगह पे होता है? प्यूबर्टी पे होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज गलत है, बर्थ पे होता है, एडल्ट पे। देखिए ओजेनेसिस, ओवम का अगर बनने की बात करें बेटा प्रोसेस, तो वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे ही चालू हो जाता है। भले वो कंप्लीट नहीं हो पाता बट स्टार्ट एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे ही हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए बोर्ड के और हमारे जो नीट पीएमटी के क्वेश्चंस थे, और आपने एंड तक उसको पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। एंड तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए वेरी थैंक्स। एंड ऐसे ही हम अपने नया चैप्टर जो उसके बाद हमारा चैप्टर लगेगा उसके भी पीवाईक्यूज लाएंगे। तो हमारे साथ ऐसे बने रहिए। हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी को सब्सक्राइब करके रखें, और आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू आपके साथ रहेगा जब तक कि हम पूरे चैप्टर्स के पीवाईक्यू और नीट के क्वेश्चंस ना सॉल्व कर लें। तो चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।